आज मैं आपके लिए एक और रहस्यमय और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ग्लास हाउस। ये कहानी एक युवती रूबी की है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन जब वो कॉलेज से घर लौटती है तो उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी देखती है। उसका दिल बैठ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है पुलिस उससे एक दिल दहला देने वाली खबर साझा करती है। उसके माता पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो चुका है। रूबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इस घटना के बाद रूबी और उसका छोटा भाई रेड अनाथ हो जाते हैं। फ्यूनरल राइट्स के दौरान कई सालों बाद उनका मामा जैक उनसे मिलने आता है। वो कहता है कि वो अब बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, लेकिन इतने सालों की दूरी के कारण रूबी का उस पर विश्वास नहीं बन पाता और वो उसकी मदद को विनम्रता से ठुकरा देती है। कुछ दिनों बाद उनके पिता के पुराने वकील घर आते हैं और बताते हैं कि रूबी को अपने पिता की ओर से एक बड़ी अमाउंट विरासत में मिली है, पूरे 3 करोड़ रुपए। साथ ही उनके पिता ने एक ट्रस्ट फंड के जरिए बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अभिभावक भी नियुक्त किया है। उनके पुराने पड़ोसी टेरी और उसकी पत्नी एरिन। रूबी को बचपन से टेरी एरिन पर भरोसा रहा है, इसलिए वो अपने भाई के साथ उनके घर में रहने चली जाती है। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। टेरी और एरिन दोनों ही बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे रूबी को टेरी के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं। जब भी वो नहाने जाती है टेरी जानबूझकर आसपास मंडराने लगता है। उसकी निगाहें अब एक जिम्मेदार पेरेंट्स जैसी नहीं बल्कि कुछ और ही इशारा करती है। रूबी भीतर ही भीतर डरने लगती है। एक रात अचानक टेरी और एरिन के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। ये पहली बार था जब रूबी ने दोनों को इस तरह चिल्लाते और चीजें फेंकते देखा था। वो छुपकर झगड़ा सुन रही थी। तभी टेरी ने खिड़की के पर्दे खींच दिए, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अगले दिन सुबह टेरी उसे लेकर बाहर ब्रेकफास्ट करने जाता है और झगड़े को लेकर कहता है कि ये तो बस मजाक मजाक में हुआ था। रूबी बात को टाल देती है, लेकिन वापसी के रास्ते में टेरी अचानक गाड़ी बहुत तेज दौड़ाने लगता है, जैसे कुछ गुस्से में हो। रूबी डर जाती है और उसे सावधानी बरतने को कहती है। तब जाकर टेरी थोड़ा शांत होता है। घर पहुंचने पर रूबी एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती है। एरिन ड्रग्स के नशे में धुत बेहोश पड़ी है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन है। अब रूबी को यकीन हो जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो तुरंत वकील से मिलती है और पूरी बात बताती है, लेकिन वकील उसे समझाता है कि शायद ये सिर्फ नए माहौल की घबराहट है। वो ये भी कहता है कि टेरी उसके पिता का अच्छा दोस्त था, पर रूबी की बेचैनी कम नहीं होती। रूबी अपने वकील से मिलकर घर लौटती है। घर पहुंचते ही टेरी और एरिन पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एरिन उसे समझाती है कि कल रात वो जो इंजेक्शन इस्तेमाल कर रही थी वो दरअसल इंसुलिन था, क्योंकि वो डायबिटीज की मरीज है। रूबी को लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और वह दोनों से माफी मांगती है। अब उन्हें एक ही घर में रहना है और आपसी विश्वास जरूरी है। इसके बाद से रूबी भी थोड़ी शांत हो जाती है और टेरी उससे दूरी बनाकर रहने लगता है। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। लेकिन एक दिन रूबी कॉलेज में काफी देर तक इंतजार करती रहती है, लेकिन एरिन उसे लेने नहीं आती। थक हार कर वो खुद ही टेरी की कंपनी पहुंचती है ताकि उसके साथ घर लौट सके। जैसे ही वो कंपनी पहुंचती है वो देखती है कि टेरी किसी से ऑफिस में बहस कर रहा है और झगड़े में पैसे लौटाओ जैसी बातें सुनाई देती है। रूबी को लगता है कि ये कोई बिजनेस का मामला होगा और वो नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो फैक्ट्री एरिया में जाती है तो एक चौंकाने वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। उसके पिता की कार वहीं खड़ी होती है, जबकि उसका मानना था कि उसके माता पिता की गाड़ी तो दुर्घटना में पूरी तरह नष्ट हो गई थी। फिर ये गाड़ी यहाँ कैसे? घर लौटकर रूबी सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स खंगालती है और उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। उसके पिता जिस कार से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वो कोई और गाड़ी थी, एक BMW, और एक्सीडेंट का कारण था ब्रेक फेल होना। उसके पापा इतने सतर्क व्यक्ति थे कि ये बात कुछ हजम नहीं होती। वो तुरंत अपने वकील को ईमेल करती है और उस BMW की जांच करवाने की गुजारिश करती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी वकील की तरफ से जवाब ही नहीं आया था कि रूबी को एक और रहस्य का पता चलता है। जब वो घर की सफाई कर रही होती है तो कूड़े में उसे एक लिफाफा मिलता है। उसमें एक स्कूल से निकाले जाने का नोटिस होता है। पता चलता है कि टेरी ने उसकी और उसके भाई की एडमिशन एक महंगे प्राइवेट स्कूल में करवाई थी और फिर बिना उन्हें बताए
फीस वापस लेकर दोनों का नाम भी कटवा दिया। इसी दौरान उसे एक और चिट्ठी मिलती है। ये उसके मामा की होती है, जिसमें ढेर सारा प्यार और चिंता भरा हुआ होता है। लेकिन ये लेटर उसे पहले कभी नहीं मिला था, शायद टेरी ने छुपा लिया था। रूबी को अब समझ आने लगता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसी वक्त बाहर से कोई आहट आती है। रूबी झट से मामा का कांटेक्ट नंबर फाड़कर अपने कपड़ों में छुपा लेती है। वो सोचती है कि ये सब वकील को बताना चाहिए, लेकिन जब वो मेल खोलने जाती है तो पाती है कि उसका ईमेल अकाउंट डीएक्टिवेट किया जा चुका है। उसे लगने लगता है कि अब वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। रात के वक्त टेरी को अचानक किसी का फोन आता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नीचे मौजूद रूबी सब कुछ सुन रही है। फोन पर रूबी किसी से कहता है कि वो बुरी तरह कर्ज में डूब चुका है और अब वसूली के लिए लोग धमका रहे हैं। वो कहता है, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैंने एक नया इंतजाम कर लिया है, बस कुछ ही दिन में मैं पूरे पैसे ला दूंगा। और इसी के साथ वो ये भी बोलता है कि उसे 4 करोड़ की रकम मिलने वाली है, बस एक चाल चलनी बाकी है। रूबी ये सब चुपचाप सुन रही होती है। अब उसे सब समझ आ जाता है। अगले दिन वो कॉलेज पहुंचते ही वकील को फोन करती है, लेकिन यही कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। जब रूबी को अपने पापा की कार टेरी की कंपनी में खड़ी मिली, तब से उसके मन में शक गहराने लगा था। वो अब इस बात को समझने लगी थी कि ये दिखने में सीधे साधे लगने वाले लोग शायद अंदर से बहुत ही खतरनाक हैं। उस रात वो पूरी तरह जागती रही। सुबह से पहले वो चुपचाप उठी और हॉल में आकर अपने मामा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से कॉल नहीं लग सका। अब रूबी को समझ आ गया था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो और उसका भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसने धीरे से टेरी के कमरे में जाकर उसकी कार की चाबी चुरा ली और फिर अपने छोटे भाई के साथ वहाँ से भाग निकली। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक गड्ढे से हो गया। सड़क धंस गई थी और पुलिस ने रास्ता रोक दिया। इसी बीच टेरी भी वहाँ पहुँच गया। उनका भागने का प्लान फेल हो गया। टेरी ने रेड को बंधक बनाकर रूबी को फिर से उसी ग्लास हाउस में वापस ले आया। अब वो अपना असली चेहरा छिपा नहीं रहा था। रूबी को पता चला कि उसके माता पिता की मौत भी एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें टेरी ही मास्टरमाइंड था। एरिन ने रूबी को बेहोश करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दे दिया। अगले दिन टेरी बैंक पहुंचा और घर की मरम्मत का बहाना बनाकर रूबी की ट्रस्ट फंड से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि रूबी ने पहले ही स्कूल से मिली निकाले जाने की सूचना बैंक को भेज दी थी, जिससे बैंक को शक हो गया था कि टेरी फंड का दुरुपयोग कर रहा है। उधर एरिन के ऊपर भी मुसीबत आ गई। वो एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थी, लेकिन उसने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाकर अवैध दवाइयां मंगवाई थी, जो अब अस्पताल को पता चल गई। उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इस घटना के बाद टेरी और एरिन में जबरदस्त झगड़ा हुआ। एरिन अब इस खेल से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन टेरी कर्ज में डूबा था और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रात में एरिन को फिर से नशे की तलब लगी। उसने नीचे जाकर खुद को इंजेक्शन लगाया और वहीं बैठे बैठे पुराने वीडियोस देखने लगी, रूबी के बचपन के वीडियो। वो भावुक हो गई, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। टेरी ने भी ये देखा और अब वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब वो किसी को नहीं बख्शने वाला था। उसने रूबी के भाई टेरी को पकड़ लिया और उसे घसीटकर बेसमेंट में ले गया। रूबी भी उसी बेसमेंट में बंद थी, लेकिन अब वो हार मानने वाली नहीं थी। बेसमेंट की दीवार में एक छोटा सा खिड़की नुमा रास्ता था। रूबी ने एक लोहे की रॉड उठाई और उस खिड़की को तोड़ने लगी। उसी वक्त टेरी ने अपनी कार बेसमेंट के बाहर लाकर खड़ी कर दी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो कार में बैठकर चला नहीं गया, बल्कि वापस घर में घुस गया और एक पूरी बोतल शराब पीकर सोफे पर लेट गया। रूबी ने अपने भाई रेड को बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकाला। उसे उम्मीद थी कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। उसने टेरी की कार की चाबी भी पा ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब टेरी की ही चाल थी। वो गाड़ी पहले से ही छेड़छाड़ कर चुका था। जैसे ही रूबी भाई के साथ घर से निकलने की तैयारी करने लगी, उसने देखा कि टेरी अब भी सोफे पर बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, मानो कुछ हुआ ही ना हो, जबकि एरिन की मौत हो चुकी थी और हालात बेहद गंभीर थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वकील खड़े थे। वो टेरी को चेतावनी देने आए थे
कि अब बैंक ने ट्रस्ट फंड को फ्रीज कर दिया है। जब तक रूबी और रेड खुद सिग्नेचर नहीं करेंगे, एक पैसा भी नहीं निकलेगा। इसी बातचीत के दौरान एक और गाड़ी वहां आकर रुकी। ये कोई और नहीं बल्कि उधार वसूलने वाले लोग थे, जिनसे टेरी ने भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। इन दरिंदों ने पहले वकील को बेरमी से मार डाला और फिर टेरी को घसीटते हुए ले गए। टेरी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 हटे-कटे गुंडों के सामने उसकी एक न चली। उसे जबरदस्ती उसी गाड़ी में बैठा दिया गया जिसमें उसने खुद छेड़छाड़ की थी। जैसे ही गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, ड्राइवर को महसूस हुआ कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। रफ्तार बढ़ती गई और टेरी बुरी तरह घबरा गया। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी बेकाबू होकर सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई और उसके बाद बगल में चल रही दूसरी गाड़ी से भिड़कर सीधी घाटी में गिर गई। दृश्य बदलता है। अब रूबी और उसका भाई एक बड़ी सड़क पर सुरक्षित खड़े हैं। उन्होंने उस नरक से निकलकर आखिरकार आजादी पाली है। उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरती है। पुलिस वाले उन्हें देखते हैं और गाड़ी में बैठा लेते हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद एक पुलिस अफसर को टूटी हुई रेलिंग दिखती है और वो जांच करने नीचे उतरता है। नीचे सिर्फ ड्राइवर की लाश मिलती है। टेरी कहीं नहीं था। पुलिस रेडियो से मदद मांगने ही वाला होता है कि तभी झाड़ियों से लहूलुहान टेरी ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है। रूबी और रेड दोनों का खून सूख जाता है, लेकिन रूबी अब और डरने वाली नहीं थी। वो सीधी ड्राइवर सीट पर बैठी और कार स्टार्ट कर दी। उसके जहन में अपने माता पिता की मौत के वो भयानक पल घूमने लगे और उसने गाड़ी बढ़ा दी। टेरी ने अंत में अपने सारे पापों की कीमत चुकाई। कहानी के अंत में रूबी और रेड अपने मामा के पास पहुंचते हैं और एक सामान्य सुरक्षित जीवन की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, लालच जब इंसान की नीयत को खा जाता है तो वो खुद भी मिट जाता है, और जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं उन्हें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ये थी द ग्लास हाउस की पूरी कहानी। अगर आपको ये थ्रिलर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।